छात्रों का और दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। वीडियो के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन से हैं और वाष्पीकरण का क्या प्रभाव होता है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। तो चलिए लेट अस लर्न टुगेदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण क्या है? क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव पदार्थ का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब द्रव को गर्म किया जाता है तो तापमान में वृद्धि होने के कारण द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वह होता है क्वथनांक, ठीक है ना, उबलना, ठीक है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे जल, उसको अगर बिना गर्म किए भी सामान्य तापमान पर भी उसका जो क्वथनांक है, जिस ताप पर द्रव गैस में परिवर्तित होता है, उस तापमान से कम तापमान पर भी वो पदार्थ धीरे धीरे वाष्प में बदलता रहता है। इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं, पानी को आपने गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगेगा, ये इसका हो गया क्वथनांक, ठीक है, वो वेपोराइजेशन, ठीक है। और अगर आपने रखा एक कपड़ा रखा, कपड़ा गीला करके रख दिया आपने, आप कपड़े धोते हैं, उसको सुखा देते हैं, तो तापमान तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता बाहर, लेकिन कपड़े सूख जाते हैं। कहाँ गया वो पानी? ये पानी का गुण है, पानी के जो अणु हैं, वो पानी के जो कण हैं जो कपड़े के अंदर विद्यमान होने के कारण कपड़े को गीला किए हुए थे, वो सामान्य तापमान पर कपड़े को छोड़ करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव अवस्था में थे तो कपड़ा गीला था और द्रव अवस्था से मुक्त होकर के द्रव अवस्था को छोड़ करके वो गैसीय अवस्था में चले जाते हैं तो कपड़ा सूख जाता है। ये है क्रिया जो होती है, यह वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यानी देखिए मैं बता रहा हूँ, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं मुख्य। एक तो द्रव की सतह का क्षेत्रफल, और दूसरा तापमान, तीसरा आर्द्रता, चौथा वायु की गति। ये 4 वो कारक हैं जो वाष्पीकरण की दर को घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण धीरे होगा तो उसको तेज किया जा सकता है, अगर तेज है तो उसको मंद किया जा सकता है। सबसे पहला हमारा कारक है द्रव की सतह का क्षेत्रफल। कहता है कि जब द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और घटाते हैं तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। और वाष्पीकरण का परिणाम क्या होता है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है। तो मैं ये कारक मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूं वाष्पीकरण का परिणाम क्या होता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है। ये देखिए वाष्पीकरण क्या है? एक सतह की प्रक्रिया है। ये द्रव की सतह पर होती है, इसलिए हम बोलते हैं सतह की प्रक्रिया। ये द्रव है, ये एक बर्तन के अंदर कोई भी द्रव है, जैसे मान लीजिए जल है जो वाष्पशील होना चाहिए पदार्थ, वोलाटाइल, ठीक है। यहाँ ये वाष्पीकरण जो होता है ये द्रव की सतह पर होता है। द्रव की सतह पर जो कण होते हैं, ये कण क्या करते हैं? ये अपने आसपास के जो कण हैं, दूसरे कण, इन कणों से ऊष्मा को अवशोषित करेंगे और इस ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद ये द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चले जाएंगे और जो ऊष्मा इन्होंने अवशोषित की थी वो अपने साथ ले गए, ठीक है। एक बार समझाता हूं मैं, एक बार समझिए। मान के चलिए कि कुल कितने कण हैं? 10 कण। कितने कण हैं? एक बार समझाने की बात करता हूं, 10 कण हैं, ठीक है। 10 कण हैं, या फिर मान लीजिए हम इसको ज्यादा कर लेते हैं, मान लीजिए 40 कण हैं, ठीक है। तो कुल जो ऊर्जा है वो इसका मल्टीपल कर लेते हैं 10 जूल में, मान लीजिए 400 जूल ऊर्जा होगी इस द्रव में, समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। सतह पर जो कण हैं, ये कण क्या करेंगे? ये कण अपने जो उसके नीचे जो दूसरे कण हैं उनकी ऊष्मा को अवशोषित करेंगे। ऊष्मा को अवशोषित करने के कारण से उनकी अपने जो तापमान वो बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ जाने से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण से क्या है, ये जो कण होते हैं ये सतह को छोड़ जाएंगे। सतह को छोड़ जाने के बाद पीछे जो बच गए कण क्या है? कम रह गए। द्रव कम हो गया, द्रव के कण कम हो गए, अधिक जो ऊर्जा लेकर के जो कण निकल गए, तो शेष बचे हुए जो कण थे उनकी जो औसत ऊष्मा थी वह कम हो जाएगी। इसके कारण से जो शीतलता है वह उत्पन्न होती है। यानी वाष्पीकरण एक सतह पर घटने वाला एक घटना है।
सतह पर विद्यमान द्रव के जो कण होते हैं वो अपने नीचे जो विद्यमान द्रव के अन्य कण होते हैं उनसे ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और ऊष्मा अवशोषित करने के कारण से सतह पर विद्यमान इन कणों की जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा के कारण वो द्रव अवस्था को त्याग कर छोड़कर गैसीय अवस्था में चले जाएंगे। अतिरिक्त ऊष्मा को वो ले जाने के कारण से शेष जो कण बचे उनकी औसत ऊष्मा जो है वह कम हो जाती है। इस औसत ऊष्मा के कम हो जाने, क्योंकि ऊष्मा क्या है, तापमान को निर्धारित करने वाली ऊर्जा है, ऊष्मा कम होगी तो तापमान भी क्या होगा, कम। इस प्रकार वाष्पीकरण से क्या होता है, शीतलता उत्पन्न होती है। ये इसका एक कारण है, ये कारण है। तो हम कह सकते हैं, आपसे प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ऊष्मा से वाष्पीकरण से शीतलता कैसे उत्पन्न होती है। आप अपने लिखिए, वाष्पीकरण के कारण से सतह पर से जो कण अतिरिक्त अपने आसपास के कणों से अवशोषित ऊष्मा को अवशोषित कर करके गैसीय अवस्था में जाने के बाद तरल अवस्था में बचे हुए कणों की जो औसत ऊष्मा है वह कम हो जाती है। इसी कारण से जो द्रव शेष बच जाता है उसका जो तापमान वो घट जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण लीजिए आप, बहुत सामान्य है, जो चीज आपके पास उपलब्ध है मैं वही क्रियाकलाप आपको बताऊंगा। एक पेट्रोल ले लीजिए आप, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल को जैसे हाथ पे डालेंगे पेट्रोल वाष्पशील है, वो उड़ेगा ना, तो जिस जगह पे आपने पेट्रोल डालता है वो बड़ा शीतल हो जाएगा। और दूसरी बात सुनिए, आप पेट्रोल को एक स्टील की छोटे गिलास में डाल लीजिए और उसको हिलाइए यूं, और जब आपने उसको डाला था उस समय आप उसको टच कीजिए गिलास की तली को, और जब आप थोड़ी देर हिला लेंगे जब वाष्प हो जाएगा तब देखना आपको लगेगा बहुत कम तापमान हो गया। गर्मियों में जो कूलर का इस्तेमाल होता है, कूलर की टाटियों में गिरने वाला जो पानी है वो वाष्प बनकर के उड़ता है, उस वाष्पीकरण से क्या है, जो पानी जो होता है उसका तापमान घट जाता है और इसी कारण से हमें जो हवा कूलर से प्राप्त होती है वह शीतल होती है, ठंडी होती है। तो चलिए, ये तो हमारा वाष्पीकरण का प्रभाव। अब हम बात करते हैं कि वाष्पीकरण की दर को किस प्रकार से बढ़ाया घटाया जा सकता है। सबसे पहले है हमारा द्रव की सतह का क्षेत्रफल। यदि द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। देखिए बिल्कुल सरल है, जो मैंने अभी यहाँ बताया था, यहाँ एक ये पात्र है और ये दूसरा पात्र है उससे डबल, ठीक है। इसकी सतह पर कितने अणु हैं, 2 3 4 5 6 7 8, और इसकी सतह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए सतह का क्षेत्र बढ़ जाने से एक इकाई समय में यहाँ प्रति इकाई समय में 8 कण हैं। समझने का प्रयत्न कीजिए, मैं समझाने के लिए अज्यूम करके चलाऊं, मान के चलाऊं। 8 कण इस सतह को त्याग देंगे तो 8 कणों के द्वारा अतिरिक्त ऊष्मा लेकर के ये वाष्पीकृत हुए। अब यहाँ क्या है, 16 कण जाएंगे, तो क्या है कि जो औसत ऊष्मा कम होगी वो इनमें ज्यादा कम होगी, ठीक है, इनमें कम होगी, क्योंकि 8, ये मान लीजिए एक कण जो है वो 2 जूल ऊष्मा को अपने साथ लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 8 कण जब वाष्प में परिवर्तित होंगे तो 8 से गुणा करने पर क्या 16 जूल ऊष्मा क्या है वो इस पदार्थ की कम होगी, ठीक है, उस द्रव पदार्थ की। अब वही द्रव पदार्थ हमने बड़े बर्तन में रखा था जिसका क्षेत्रफल ज्यादा था, तो अब यहाँ पे क्या है 16 कण जो है, 16 कण यहाँ पर द्रव अवस्था को छोड़ करके गैसीय अवस्था में जा रहे हैं। एक कण के द्वारा 2 जूल ऊष्मा अवशोषित कर करके मतलब ये वाष्पीकरण हो रहा है ना, तो यहाँ क्या हुआ 32 जूल जो है वो ऊष्मा कम होगी। तो वही द्रव है, उतना ही द्रव का आयतन था, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ क्षेत्रफल को बढ़ाया। द्रव उतना ही है, उतना ही गर्म था और उसका आयतन भी समान था, लेकिन जो एक अंतर था वो क्या था, हमने उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया। तो इस स्थिति में जो है जिस बर्तन में क्षेत्रफल अधिक है वहां वह द्रव जल्दी ठंडा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब चाय पी जाती है तो कप में चाय पीना इतना सुविधाजनक नहीं होता जितना कटोरी या प्याली में होता है, क्योंकि कप का जो क्षेत्रफल है वो कम होता है तो चाय धीरे धीरे ठंडी होती है। जबकि अगर इसको प्लेट में रख करके पिया जाता है या कटोरी में डाल के पिया जाता है, चाय को बड़ी आसानी से पिया जा सकता है, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये हमारा द्रव की सतह का क्षेत्रफल यही सिद्धांत कार्य करता है। तो अगर इसका उल्टा करके देख लीजिए,
द्रव की सतह घटेगी तो वाष्पीकरण घट जाएगा। यानी पहले तो इतनी सतह थी, अगर कम कर दिया, सतह कम कर दी तो वाष्पीकरण की दर देखो अपने आप घट रही है। ठीक है, प्रति इकाई समय में केवल 8 अणु वाष्पावस्था में जा रहे हैं, यहाँ पे प्रति इकाई समय में 16 कण जो है वो वाष्पावस्था में जा रहे हैं। ये कोई निश्चित नहीं था 16 और 8, ये तो मैं मान के आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। तो प्रति इकाई समय में क्षेत्रफल बढ़ जाने से वाष्पावस्था में जाने वाले कणों की जो संख्या वो बढ़ जाएगी, इसलिए वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। और सतह का क्षेत्रफल घटाने से वाष्पावस्था में जाने वाले कणों की जो संख्या है प्रति इकाई समय में घट जाएगी, इसीलिए वाष्पीकरण की दर भी घट जाएगी। तो दूसरा होता है हमारा तापमान। तापमान क्या है? तापमान में वृद्धि करने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और घटाने पर घट जाती है। तापमान के बारे में हम पहले बात करते हैं। जब तापमान में वृद्धि होती है अर्थात बाहर से उष्मा दी जाएगी, तापमान में वृद्धि होने पर सतह पर जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ती है। तो वो क्या है? बड़ी शीघ्रता के साथ जो है वो हो जाए। देखिए मैं बता रहा हूं, आपका कपड़ा गीला है, ठीक है, एक उदाहरण दे देता हूं। आपने अपना कपड़ा, एक कपड़ा गीला है, उस कपड़े को आपने धो दिया, धोने के बाद उसको यूं रख दिया आपने बंद, और उतने ही बड़ा कपड़ा उसी मटेरियल का बना हुआ आपने धोआ, उसको उस तरह से निचोड़ा और उसको क्या है खोल के सुखा दिया। अब देखना, एक के अंदर तो क्या है, सतह का क्षेत्रफल क्या है, कम है, तो इस कपड़े को सूखने में बहुत समय लगेगा। और जिसको आपने फैला के सुखा दिया यूं, ठीक है, बड़ा सरल दैनिक जीवन कपड़े का, वो क्या हो जाएगा, द्रव का जो सतह बढ़ जाने, सॉरी कपड़े की सतह बढ़ जाने की वजह से वो जल्दी सूख जाएगा। यही हम बात यहाँ करते हैं तापमान की। ठीक है, एक कपड़ा गीला है, ठीक है, और तापमान क्या है, मान लीजिए आज सर्दी और गर्मी की तुलना करते हैं, गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में कम। क्यों? सर्दियों में क्या होता है, तापमान कम होता है, तापमान कम होने की वजह से वाष्पन की दर घट जाती है। और गर्मियों में उतना तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, तो गर्मियों में कपड़े ज्यादा जल्दी सूखते हैं। कभी कभी देख लीजिए, अगर मान लीजिए बड़ा कपड़ा गीला है, उसमें थोड़ी नमी है, तो आप गर्म इस्त्री को उसके ऊपर जब लगाएंगे तो गर्म इस्त्री लगने पर क्या है, वो जल्दी से इसके अंदर का पानी जो वाष्प बन करके उड़ जाएगा और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो तापमान का प्रभाव ये होता है कि जब तापमान बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और घटाने पर घट जाती है। अगला है हमारा आर्द्रता या नमी। वायु में जो आर्द्रता होती है, मतलब वायु में जो जल वाष्प विद्यमान रहते हैं, इसको बोलते हैं आर्द्रता। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि अगर आप एक कांच का गिलास लेते हैं जो बिल्कुल सूखा है, आपने उसके भीतर ठंडा, बहुत ठंडा पानी डाल दिया या कोई पेय पदार्थ डाल दिया या बर्फ डाल दी, तो आप देखेंगे कि उस गिलास के बाहर पानी की बूंदे उसके ऊपर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ये पानी की बूंदे बाहर से कहां से आई? गिलास तो टूटा हुआ नहीं है, भीतर से तो पानी आ नहीं रहा है, तो ये पानी बाहर से कैसे आया? यह पानी जो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प थी उनके संघनन से हुआ। क्योंकि वायु में जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो विभिन्न गैसें वायु में विद्यमान है, तो उसमें कुछ जल वाष्प भी वायु में विद्यमान होती हैं। तो अंदर जब उसके ठंडा पानी था या बर्फ थी, तो तापमान क्या है उसका, गिलास की जो सतह है, ये हमारा गिलास है, इस गिलास के अंदर क्या है, ये बर्फ है, ये मान लीजिए क्या है, बर्फ। तो ये जो इसकी दीवार है ना, बर्तन की जो दीवार है, बर्तन की दीवार क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। जब इसके सतह पर गर्म हवाएं टकराएंगी, गर्म हवा, ठीक है, बाहर की हवा, ठीक है, जो इसकी तुलना में तो गर्म है, इसके अंदर जो जल वाष्प होती हैं वो कैसी अवस्था होती है, जल वाष्प यहाँ पानी में ठंडे हो जाएंगे और संघनन की क्रिया होगी। कौन सी होगी? संघनन। तो वायु में उपस्थित जल वाष्प जब गिलास की शीतल सतह से टकराती हैं तो संघनित हो जाती हैं। संघनन होने के बाद ये पानी के गिलास के बाहर बूंदों के रूप में दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, ये होता है हमारा। तो ये आर्द्रता अगर ज्यादा है, वायु में अगर आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, और वायु में अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर बढ़, यानी इनके उल्टा संबंध है, विपरीत क्रममानी होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। देखिए सर्दियों में कपड़े बहुत देर से, दो कारण है, सर्दियों में तापमान भी कम होता है, सर्दियों में वायु में नमी ज्यादा होती है, इसलिए सर्दियों में कपड़े बहुत अधिक समय लेते हैं सूखने में। उसकी तुलना अगर हम गर्मियों से करते हैं, गर्मियों में दोनों कारक जो है वो अनुकूल हो गए, तापमान भी अधिक हो गया और आर्द्रता भी कम होगी। आर्द्रता कम हो जाएगी तो क्या वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आर्द्रता, क्योंकि देखिए आर्द्रता क्या, नमी, पहले ही पानी है,
आर्द्रता बढ़ेगी तो क्या वाष्पीकरण की दर को वो रोकेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि शुष्क दिनों में, जब गर्म और शुष्क दिन होते हैं, कूलर का इस्तेमाल बहुत सुखद होता है, वो शीतलता देता है। लेकिन अगर जब आर्द्रता, बरसात के बाद जब वायु के अंदर बहुत ज्यादा नमी होती है, उस समय में कूलर का इस्तेमाल करना सुखद नहीं होता है। क्या होता है कि वो जल वाष्प बहुत ज्यादा होने के कारण से जो कूलर के अंदर जो वाष्पीकरण की दर वो घट जाएगी, और उससे जो वायु होगी वो वायु उतनी शीतल नहीं होगी, और जो है एक तरह से ये हमारे को एक चिपचिपापन जो होता है, आपने देखा होगा एक, वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कूलर का इस्तेमाल जो होता है वो शुष्क और गर्म दिन के दिन करना ही ज्यादा सुखद होता है। अगला होता है हमारा वायु की गति। वायु की गति क्या कहता है कि जब वायु की गति बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और वायु की गति घटती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वही कपड़े के साथ ले लीजिए, आपने दो समान आकार के कपड़े लिए, दोनों एक ही प्रकार के पदार्थ से बने हुए थे, आपने जब दोनों को गीला किया, गीला करने के बाद उसको जब निचोड़ के दोनों को बराबर निचोड़ा और उसको सुखाया, आपने एक को रखा वहां जहां पर हवा ज्यादा नहीं बह रही सामान्य, और आपने एक को रख दिया इस जगह पर, वहां पे चला दिया आपने पंखा, टेबल फैन। तो क्या होगा, जहां टेबल फैन चलाया था वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। या फिर आप ऐसा कीजिए, दो स्थान ले लीजिए, एक यहाँ पे क्या है, वायु नहीं बह रही, वायु की गति मंद है। कैसी है, मंद। और यहाँ आपने कपड़ा सुखाया, यहाँ पे क्या है, तेज नहीं, तो आपने क्या किया, आपने फराटा लगा दिया, ठीक है, फैन लगा दिया, और जो आपका कपड़ा यहाँ सूख रहा था वही उसी पदार्थ का बना हुआ उतना ही बड़ा कपड़ा यहाँ पे सूख रहा है, यहाँ पे बिना पंखे के हम सुखा रहे हैं, तो ये देर से सूखेगा और ये धीरे कम समय में सूख जाएगा। क्या होता है, गति वायु अधिक होने के कारण से क्या होता है, वो सतह पे विद्यमान जल कणों को, सॉरी वो हाँ जो भी जल कण मान लीजिए यहाँ पे बात जल की चली, तो जल कणों को अपने साथ उठा ले जाती है, तो इससे क्या है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और अगर वायु मंद हो जाएगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या है, मंद हो जाएगी। अगर आप देखिए कभी कभी क्या होता है, कपड़ा गीला है, अगर आप थोड़े से गीले कपड़े को पहन के मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि जब मोटरसाइकिल पे आप चल रहे हो, ठीक है, मोटरसाइकिल राइड कर रहे हो, तो बहुत तेज हवा आने के कारण से जो आपका कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा अगला इसके अन्य प्रयोग वाष्पीकरण के, कि हमें वाष्पीकरण के सिद्धांत में, वाष्पीकरण से हमें शीतलता मिलती है, इसी सिद्धांत पे दिया हुआ है कि गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनना चाहिए। क्या था, क्या हमें गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए सूती वस्त्र, देखिए मैं बताता हूँ। सूती वस्त्र जो होते हैं ये बहुत अच्छे अवशोषक होते हैं। जब गर्मी अधिक होती है तो हमारे शरीर पे क्या आता है, पसीना, इस पसीने को सूती वस्त्र क्या है, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के कारण से इनके वस्त्रों की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि ये बहुत जल्दी इनके अंदर का पसीना जो वो वाष्पीकृत हो जाता है, और जब ये पसीना वाष्पीकृत होता है तो क्या हो जाएगा, शीतलता प्रदान करेगा। इसीलिए कहा गया है कि गर्मियों में जो वस्त्र पहने जाते हैं वो कैसे पहने होने चाहिए, सूती वस्त्र होने चाहिए। अगर हम संश्लेषित वस्त्र जैसे टेरिकोट या फिर नायलॉन है या फिर पॉलिस्टर के कपड़े अगर हम पहनते हैं तो ये हमारे को सुखद नहीं होंगे, क्योंकि पसीना आने के कारण क्या है, उनके अंदर आर पार क्या कहते हैं, वो अपने आर पार वायु को भी बहुत कम जाने देंगे और वो जल को अवशोषित भी नहीं करते। जल अवशोषण की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता उनकी बहुत कम होती है। ठीक है, तो जो पसीना आएगा, पसीने के साथ वो वस्त्र हमारे शरीर से चिपक जाएंगे, जिससे हमें बहुत इरिटेशन होगी, असुविधा होगी। इसीलिए कहा गया है कि गर्मियों में हमें सूती वस्त्रों को पहनना चाहिए, क्योंकि सूती वस्त्र पसीने को सोख करके वाष्पीकरण में सहायक होते हैं, जिससे हमारे शरीर शीतल रहता है। दिस इज ऑल अबाउट विद द चैप्टर। आपका ये पाठ पूरा होता है। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कोई सुझाव आप अगर मुझे देना चाहते हैं तो आपके सुझाव बहुत आमंत्रित हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट लिखिए। किसी प्रकार का जो सुझाव होगा या कोई आपकी समस्या है, मैं उसका निवारण करने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा। सुनिश्चित रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एक अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस